जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स के GS4 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। तो प्रकृति के प्रति क्रूरता क्यों? तो क्योंकि प्रकृति को उत्पाद मानना और प्रकृति को जिसके कारण प्रकृति का मानव के लिए उपभोग और इसीलिए प्रकृति के प्रति क्रूरता देखी जाती है। और तकनीकीकरण में देखेंगे लोग तो मानव अति तार्किक बना दिया है और प्रकृति को निर्जीव मान लिया गया है। परिणामतः प्रकृति को मानवीय रूप मानना बंद और जिसके कारण प्रकृति के साथ मानवीय संबंध नहीं रह जाएगा। तो मानवीय संबंध नहीं रह जाएगा जिसके कारण प्रकृति केवल साधन बन जाएगी और साधन बन जाएगी तो प्रकृति का ज़्यादा दोहन होने लगेगा। और उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रकृति को उपभोग का विषय बना दिया। प्रकृति के प्रति क्रूरता क्यों? तो मानव प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुका है जिससे प्रकृति का दोहन अत्यधिक बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकृति के प्रति क्रूर होने या संवेदनहीन होने की निम्नलिखित कारण: मानव प्रकृति को एक उत्पाद मानता है तथा प्रकृति का मूल्यांकन लालच की पूर्ति के आधार पर किया जाने लगा है। और दूसरा पॉइंट है तकनीकी विकास के कारण मानव तार्किक होता जा रहा है तथा विज्ञान के प्रकृति को निर्जीव घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रकृति के साथ मानवीय संबंध समाप्त हो गया। और तीसरा पॉइंट है उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्रकृति को उपभोग की वस्तु मान लिया गया है और यह कहा गया है कि प्रकृति मानव के लिए है अर्थात प्रकृति साधन बन गई है। और चौथा पॉइंट है प्रकृति को मानवीय रूप मिलना बंद हो गया है जिसे प्रकृति के साथ मानवीय संबंध भी समाप्त हो गया है। जैसे प्रकृति के घटक नदी, पहाड़, जंगल इत्यादि को दयनीय रूप माना जाता था। इसीलिए प्रकृति की पूजा की जाती थी किंतु आज प्रकृति को दयनीय रूप मानना बंद हो गया है। पॉइंट नंबर 5 है आज के युग में आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हो गया है तथा सामाजिक सम्मान का आधार भौतिक संसाधन हो गया है। इसलिए प्रकृति के दोहन की वकालत की जाने लगी है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अवधारणा को स्पष्ट करें। क्या पर्यावरणीय विनाश का कारण प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है? तो संवेदनशीलता के कुछ पॉइंट है प्रकृति के साथ मानवीय संबंध समाप्त। और दूसरा पॉइंट है प्रकृति को उत्पाद मानना और प्रकृति का मूल्यांकन लालच की पूर्ति के आधार पर करना। और ये तीनों से प्रकृति का अतिशय दोहन होगा जिससे पर्यावरणीय विनाश होगा और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना होगा तभी प्रकृति का संरक्षण होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रकृति के साथ मानवीय संबंध और दूसरा है प्रकृति को जीवित प्राणी के रूप में स्वीकार और प्रकृति के संरक्षण को मानव अस्तित्व की पुनरावृत्ति शर्त और प्रकृति के अधिकारों पर बल और नैतिक शिक्षा के साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देना। प्रकृति का संरक्षण तो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है और संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए। जैसे शैक्षिक पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करने के साथ वृक्ष के प्रति मानवीय संबंध को प्रोत्साहित किया जाए। जैसे पेड़ से गले मिलना और उस पेड़ से बातें करना तथा पेड़ का नामकरण मानव के रूप में किया जाए। और दूसरा पॉइंट है पेड़ को मानवीय कल्याण में सहयोगी के रूप में परिभाषित किया जाए तथा मानव अस्तित्व की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रचारित किया जाए ताकि मानव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रकृति का संरक्षण करे। मंदिर, मस्जिद और चर्च के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए तथा प्रार्थना स्वीकृति की प्रमुख शर्त वृक्षारोपण को मानते हुए उसे महिमामंडित किया जाए। और किसी व्यक्ति के पहचान प्रकृति संरक्षणकर्ता के रूप में किया जाए तथा आर्थिक पुरस्कार के माध्यम से उस व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह अपने समाज का रोल मॉडल बन सके। लघु फिल्म या चित्र के माध्यम से पर्यावरणीय विनाश के दुष्परिणामों को इस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि लोग अपने भविष्य को लेकर डर जाए तथा प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए। पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न संकट का एहसास वर्तमान में दिलाना आवश्यक है ताकि लोग संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो सके। जैसे भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल संकट का एहसास या अनुभव कराने के लिए
आम सहमति से 3-4 दिन तक पानी की सप्लाई रोक दी जाए, किंतु इसके पहले इससे सूचना दे दी जानी चाहिए ताकि लोग पानी के कीमत को समझ सके। और परीक्षा, पढ़ती, प्रमोशन, मूल्यांकन एवं रोजगार का आधार वृक्षारोपण को घोषित किया जाए और उसका प्रमाणीकरण भी किया जाए। और अनेक ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। ऐसी संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे पेड़ों की पूजा करना। और CO2 का उत्सर्जन नैतिक है या अनैतिक? तो नैतिक में इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है नैतिक, दूसरा है अनैतिक। तो नैतिक में कुछ पॉइंट है। CO2 का उत्सर्जन जीवन संरक्षण के लिए हो और इतना हो ताकि प्रकृति स्वयं को समायोजित कर सके, और मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए CO2 का उत्सर्जन। अनैतिक में देखेंगे लोग तो CO2 का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर हो और प्रकृति उसे समायोजित न कर सके और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए CO2 का उत्सर्जन अनैतिक है। किसी का विकास बाधित होना। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स में देखेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण करना व्यक्ति, समाज और सरकार का नैतिक दायित्व है। यदि सरकार सतत विकास के लिए जंगल का संरक्षण करती है और जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को सीमित करती है तो आदिवासियों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के कदम पर नैतिकता का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः सरकार का नैतिक दायित्व है कि जंगल का संरक्षण आदिवासियों के आजीविका के अधिकार के बीच समन्वय स्थापित करे। यदि समन्वय नहीं हो पाता है तो पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि भविष्य के सुरक्षा के लिए छोटे समुदायों के हितों को कुर्बानी देना नैतिक है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि परिवार हित में व्यक्ति हित की, ग्राम हित में परिवार हित की, समाज हित में ग्राम हित की तथा राष्ट्र हित में समाज हित की कुर्बानी देना नैतिक है। और प्रश्न यह उठा कि मांसाहार नैतिक है या अनैतिक? तो जैव विविधता का संरक्षण नैतिक है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक दायित्व है कि वह जैव विविधता का संरक्षण करे, किंतु मानव जीवन एवं पशु जीवन के बीच संघर्ष की स्थिति में मानव के जीवन को महत्व देना नैतिक है। पर यदि मानव जीवन एवं विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके प्रजाति के बीच संघर्ष की स्थिति में उस प्रजाति की सुरक्षा नैतिक है। जैसे एक मानव और शेर के बीच संघर्ष की स्थिति में शेर की सुरक्षा नैतिक है, क्योंकि शेर के नष्ट होने पर खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और खाद्यान्न उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संपन्न समझौते से अलग होना नैतिक है या अनैतिक? तो समझौता से अलग होना अनैतिक है, क्योंकि किए गए समझौते का पालन करना चाहिए। समझौते से अलग होने का अर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा करना परिणामतः भविष्य का विकास प्रभावित करेगा। और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति एवं देश की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध बना रहे। और इस स्थिति में वैश्विक पर्यावरणीय समझौते से अलग होना नैतिक हो सकता है। तो यदि समझौता अन्यायपूर्ण एवं अलोकतांत्रिक हो और विश्व के जिन देशों ने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई है, यदि वे देश अपने दायित्व का पालन न करे तो कमजोर देश का अलग हो जाना नैतिक है। जैसे अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई। यदि ये देश अपने दायित्व का पालन न करे तो कमजोर देश का समझौते से अलग हो जाना नैतिक है। और यदि विश्व के ताकतवर देश समझौते के पालन के नाम पर गरीब देशों पर अनुचित शर्त थोपते हैं, जिससे गरीब देशों की संप्रभुता प्रभावित होती है, तो अलग हो जाना नैतिक है। यदि समझौते का पालन करने से देश के निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अलग हो जाना नैतिक है। खाद्यान्न व्यवहार के परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना नैतिक है या अनैतिक? तो अनैतिक में देख लेते हैं लोग। तो खाद्यान्न व्यवहार का चयन करना व्यक्ति का अधिकार है। यदि खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है तो इससे अधिकारों का हनन होगा। दूसरा पॉइंट है खाद्य व्यवहार का निर्धारण संस्कृति के अनुरूप होता है। खाद्य व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना एक दृष्टि से उस समुदाय के संस्कृति के विकास को बाधित करना है। और तीसरा पॉइंट है मानव समुदाय ने उस विशेष भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप खाद्यान्न व्यवहार
का चयन करके समय को समायोजित कर लिया है। यदि खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है तो समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और किसी परिस्थिति में खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना नैतिक हो सकता है। तो यदि वर्तमान खाद्यान्न व्यवहार व्यवस्था के लिए हानिकारक है, यदि वर्तमान खाद्यान्न व्यवहार से किसी के धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि वर्तमान खाद्यान्न व्यवहार के कारण महामारी के प्रसार की संभावना हो, तो खाद्यान्न व्यवहार को परिवर्तित कराने के लिए बाध्य करना नैतिक है। जैसे अन्य वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि संभव है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण होगा तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए इसके लिए औद्योगिकरण गतिविधि पर रोक लगानी होगी, और परिणामतः औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण से CO2 के उत्सर्जन पर रोक तथा जंगलों के विस्तार पर रोक लगानी होगी। पर्यावरण के संरक्षण के CO2 के उत्सर्जन पर रोक तथा जंगलों के विस्तार पर रोक लगानी होगी। परिणामतः ऊर्जा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यकताएं सीमित करनी होगी, परिणामतः मांग में कमी करनी होगी, और परिणामतः मांग में कमी से परिणामतः बाजार का विकास बाधित होगा, और जिससे आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि संभव है, तो आर्थिक समृद्धि को सतत विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। और दूसरा पॉइंट है, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के साथ ऊर्जा की बर्बादी को रोकना होगा, और प्रकृति के अनुकूल उत्पादों के प्रयोग पर बल, जैसे प्लास्टिक की जगह जूट उत्पादों का प्रयोग, और सार्वजनिक परिवहन के प्रोत्साहित करने के साथ वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना होगा, और खनिज तेल के बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के साथ औद्योगिकरण, कचरों के उचित निस्तारण की व्यवस्था हो, और नवाचारी उपाय में देखें तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना होगा, और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, और उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करना। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि को कैसे संभव बनाया जाए? तो संभव बनाने के लिए पॉइंट ए में देखेंगे तो संभव बनाने के लिए विकास को सतत विकास के रूप में स्वीकार करने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाया। और इसमें कुछ पॉइंट है, तो कंपनी की गतिविधि से जिस अनुपात में पर्यावरण को क्षति पहुंचती है उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति का प्रावधान। और दूसरा पॉइंट, कंपनी के आसपास ग्रीन बेल्ट की अनिवार्यता, और कंपनी पर ग्रीन टैक्स लगाया जाए। और पॉइंट बी है, कंपनी से निकलने वाले प्रदूषित जल की सफाई करने के बाद नदियों में प्रवाहित किया जाए तथा नदियों को मानवीय रूप दिया जाए, और नदियों के अधिकार की बात की जाए। और पॉइंट सी है, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के साथ ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित किया जाए। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी को कर में छूट दी जाए, और स्वच्छ ऊर्जा के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जाए। और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रयोग पर बल, जैसे जूट उत्पादों के प्रयोग पर बल, उत्पादन की प्रक्रिया तकनीकी आधारित हो तथा वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम हो। और पॉइंट एफ है, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के साथ इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, और स्वच्छ ऊर्जा के आधार पर तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। और पॉइंट एच है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का संरक्षण हो तथा इसके लिए वैश्विक समझौते होने चाहिए। और ये केस स्टडी, और ये सब केस स्टडी के पॉइंट है, आप लोग केस स्टडी लिखते टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। और ये
केस स्टडी है। एक कंपनी एक विशेष क्षेत्र में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करके रोजगार का सृजन करते हैं, किंतु बढ़ती प्रदूषण के कारण यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे उस कंपनी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो ये कुछ विकल्प है। विकल्प नंबर 1 है कंपनी को बंद कर दिया जाए, और दूसरा पॉइंट है कंपनी को बनाए रखा जाए, और तीसरा पॉइंट है कंपनी के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाए, और पॉइंट नंबर 4 है प्रदूषण को रोकने के लिए कंपनी में सुधार किया जाए। और ये दूसरा केस स्टडी है। ए नामक कंपनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करके गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाती है तथा उस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करती है, किंतु इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जंगलों का काटा जा रहा है तथा जनजातियों की संस्कृति भी नष्ट हो रही है। यदि आप उस क्षेत्र के प्रशासक हैं तो कितने संभव विकल्प हो सकते हैं और आप किस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे और क्यों? और ये बायो एथिक्स है, जैव नीतिशास्त्र। तो इसमें दवाओं का परीक्षण, गर्भपात, सरोगेसी, अंगों का व्यापार या दाब, तो इस पॉइंट देखेंगे लोग। तो दवाओं का परीक्षण तो पशुओं पर और ये मानव पर, तो इसे 2 भागों में बांट कर देखें। तो पहला है पशुओं पर, तो विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए दवाओं का परीक्षण अनैतिक है, और जीवन रक्षक दवाओं का परीक्षण नैतिक है, जिसे विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके जीवों के प्रजाति पर दवाओं का परीक्षण अनैतिक है, क्योंकि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और मानव में देखेंगे लोग तो अनैतिक होगा यदि जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है वर्ग के आधार पर भेदभाव, अर्थात केवल गरीबों पर परीक्षण। और तीसरा पॉइंट है परीक्षण के लिए शरीर की कीमत लगाना। और पॉइंट 4 है बिना बताए दवाओं का परीक्षण करना अनैतिक है। और 5वां पॉइंट है दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी का अभाव। दवाओं का परीक्षण निम्न परिस्थितियों में नैतिक होगा यदि दवाओं का परीक्षण करते समय जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। और दूसरा पॉइंट है आर्थिक पुरस्कार के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से तैयार करना। और तीसरा पॉइंट है दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी देना। और पॉइंट नंबर 4 है सार्वजनिक हित के लिए दवाओं का परीक्षण। पॉइंट नंबर 5 है समाज के कमजोर वर्ग को दवाओं का लाभ सबसे पहले देना। दवाओं का परीक्षण, तो दवाओं का परीक्षण करने के लिए लोगों को बाध्य करना अनैतिक है। बाध्यता तभी नैतिक होगा जब दवाओं का परीक्षण करते समय भेदभाव न हो और दुर्घटना की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा तथा आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो। और पॉइंट नंबर 3 है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए। और वैक्सीन या दवाओं का परीक्षण करने के लिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से तैयार करने के लिए उचित उपाय, तो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिकों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्वयं पर दवाओं का परीक्षण। दूसरा पॉइंट है परीक्षण में शामिल लोगों को सामाजिक पहचान दी जाए ताकि समाज के अन्य लोगों स्वेच्छा से तैयार हो सके। और पॉइंट नंबर 3 है परीक्षण में शामिल लोगों को मानव जाति के संरक्षक के रूप में प्रभावित किया जाए। और पॉइंट नंबर 4 है दुर्घटना की स्थिति में उसके परिवार को विशेष सुविधा देने के साथ प्रशासनिक सम्मान दी जाए, ठीक उसी तरह उससे जैसे सैनिकों को दी जाती है। और पॉइंट नंबर 5 दावा के परीक्षण को एक अवसर के रूप में प्रचारित किया जाए और ऐसे लोगों का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो समाज कल्याण के लिए समर्पित है। तो ये एथिक्स के लेक्चर नंबर 7 है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो, थैंक यू।